हेलो गाइस, दिस इज भाविका माखीजा और मैं डिस्कस करने वाली हूँ द मूवी एक रुका हुआ फैसला फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एविडेंस लॉ। एविडेंस लॉ क्या है? उससे पहले एविडेंस क्या है? एविडेंस होता है सबूत। किसी भी चीज को साबित करने के लिए हमें सबूत लाना पड़ता है। अदालत सबूत मांगती है। अगर हमें अपना केस प्रूव करना है तो हमें अपना केस सबूतों के बेसिस पे प्रूव करना पड़ेगा। सबूत कैसे हो सकते हैं? ओरल एविडेंस हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकते हैं। तो एविडेंस कौन से लाने हैं, कौन से नहीं लाने हैं, कब लाने हैं, कैसे लाने हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स जो लॉ कवर करता है वो होता है एविडेंस लॉ। क्वाइट सिंपल। अब मूवी का प्लॉट क्या है? मूवी का प्लॉट ये है कि 12 जूरर्स डिस्कशन कर रहे हैं अपॉन द फेट ऑफ अ 19-year-old स्लम बॉय, जिसके ऊपर चार्ज है कि उसने अपने फादर का मर्डर किया है। तो इस जूरी के वर्डिक्ट पे डिपेंड करेगी इस लड़के की जिंदगी। अब ये लड़का जो बहुत गरीब था, एक लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो इसीलिए कोर्ट ने इसे एक लॉयर अपॉइंट कर दिया। अब वो लॉयर जो अपॉइंट किया था कोर्ट ने, उसे ना तो इसके केस में कोई इंटरेस्ट था, ना उसमें इसके लिए कोई फेम था, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था उस लॉयर का, कुछ नहीं रखा था इस केस में उसके लिए। तो ही डिड अ वेरी पुअर जॉब इन डिफेंडिंग द बॉय, जिसका रिजल्ट ये था कि 11 आउट ऑफ द 12 jurors were convinced that the boy was guilty। अगर एक जूरर के माइंड में रीजनेबल डाउट नहीं होता तो ये जूरी 5 मिनट में किसी की लाइफ का फैसला देके चली जाती, क्योंकि लॉयर, डिफेंस लॉयर इंटरेस्टेड नहीं था इस केस को लड़ने में। तो उसने कोई ऑब्जेक्शंस नहीं उठाए, कोई अच्छे आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए जिससे जूरी थोड़ी सी भी कन्विंस हो या थोड़ा सा भी रीजनेबल डाउट प्रोड्यूस हो उनके माइंड्स में कि वो लड़का शायद इनोसेंट है। जूरी को यूनानिमस वर्डिक्ट देना था, तो इसीलिए वो जो एक जूरर जिसके माइंड में रीजनेबल डाउट था उसके साथ बाकी सबको बैठ के डिस्कशन करना पड़ा। सो दिस वाज द प्लॉट ऑफ द मूवी। तो अब आते हैं फैक्ट्स पे। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या थे? फैक्ट्स थे कि एक मैन डेड मिला अपने अपार्टमेंट में विथ अ नाइफ स्टैब्ड इन हिज चेस्ट। वो वहां अपने बेटे के साथ रहता था जो हमारे केस में अक्यूज्ड है। वो अपने बेटे को बचपन से ही मारा करता था, बहुत बुरी तरह से मारा करता था। तो जिस रात मर्डर हुआ था रात को 12-12:15 के आसपास। तो जिस रात मर्डर हुआ उसी दिन शाम को इनमें यानी बाप और बेटे में झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी जो नेबर्स ने सुनी थी। झगड़े के बाद लड़का घर से बाहर चला गया। बाहर जाकर लड़के ने एक वैसा ही चाकू खरीदा जिससे फादर का मर्डर हुआ था और पुलिस ने अक्यूज्ड को उसी अपार्टमेंट से अरेस्ट करा। तो फैक्ट एंड इशू क्या है? फैक्ट एंड इशू है कि क्या लड़के ने अपने पिता का मर्डर करा, क्या वो सेक्शन 302 आईपीसी के अंडर लायबल है। तो अब इसमें कौन से फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे एज पर एविडेंस लॉ? तो वो सारे फैक्ट्स जो ये प्रूव करने में हेल्प करेंगे कि लड़के ने मर्डर करा है वो रिलेवेंट होंगे। जो सारे फैक्ट्स ये प्रूव करने में हेल्प करेंगे कि लड़के ने मर्डर नहीं करा है वो सब रिलेवेंट है। अगर लड़के ने मर्डर करा है तो वो सारे फैक्ट्स जो ये प्रूव करेंगे कि क्या उसका इंटेंशन था मर्डर करने का या इंटेंशन नहीं था मर्डर करने का, ये सारे फैक्ट्स होंगे रिलेवेंट अंडर एविडेंस लॉ। तो अब बात करते हैं कि जो एविडेंस प्रोसिक्यूशन साइड से लाए गए थे और जो एविडेंस डिफेंस साइड से लाए जा सकते थे वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन के अंदर लाए करेंगे। ऑलराइट। तो फर्स्ट प्रोसिक्यूशन विटनेस थे डिसीज्ड और अक्यूज्ड के डाउनस्टेयर्स नेबर्स जो एक ओल्ड मैन थे। उनकी टेस्टिमनी के हिसाब से उन्होंने एक आवाज सुनी कि मैं मार डालूंगा तुझे, और फिर किसी के जमीन पर गिरने की आवाज सुनी। उसके बाद 15 सेकंड में उन्होंने सीढ़ियों से लड़के को भागते हुए देखा नीचे। तो वो शाउट और किसी के गिरने की आवाज, उसके बाद किसी का भागना, ये सारी इतनी कनेक्टेड हैं क्राइम से कि ये सब एक सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये रिलेवेंट होंगे अंडर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, जो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे की, जो बोलता है कि अगर कोई फैक्ट्स क्राइम के साथ हो रहे हैं या उसके जस्ट पहले या बाद में हो रहे हैं तो वो रिलेवेंट होंगे, क्योंकि वो इतने स्पॉन्टेनियस हैं कि वो एक पार्ट बन जाते हैं किसी ट्रांजैक्शन का या किसी क्राइम का। और उस ओल्ड मैन की टेस्टिमनी एक्सेप्ट हो जाएगी बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 118 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट।
118 ये बोलता है कि सब लोग कोर्ट में टेस्टिमनी दे सकते हैं अनलेस द कोर्ट थिंक्स दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। तो जो इंसान क्वेश्चन समझ सकता है कोर्ट का, वो टेस्टिमनी दे सकता है कोर्ट में। तो एन ओल्ड मैन की टेस्टिमनी भी एक्सेप्ट हो जाएगी कोर्ट में। अब उनकी टेस्टिमनी थी कि उन्होंने सुनी थी आवाजें। तो डिफेंस साइड उनकी स्टेट ऑफ बॉडी, दैट इज स्टेट ऑफ ईयर, कि उनकी हियरिंग एबिलिटी कितनी है, इस पे क्वेश्चन कर सकता था अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 14 बोलता है दैट फैक्ट्स दैट शो द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट ऑफ बॉडी आर रिलेवेंट इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट स्टेट ऑफ बॉडी इज रिलेवेंट। यहाँ पे अगर बूढ़े आदमी ने सुना ऊपर से कि किसी के गिरने की आवाज आ रही है, किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है, और वो रिलेवेंट फैक्ट है, तो क्या वो सुन सकते थे ये सब आवाजें? ये जानना भी रिलेवेंट फैक्ट बन जाएगा अंडर सेक्शन 14। फर्दर मोर उन्होंने कहा कि उन्होंने सीढ़ियों से लड़के को नीचे भागते हुए देखा। वो रात का टाइम था, राइट? रात के टाइम हर कोई सो रहा होता है। ये एक बूढ़ा आदमी है जिसके एक टांग में पैरालिसिस है। उनकी डिस्टेंस बेड से लेके सीढ़ियों तक का रिलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 11, जो बोलता है कि फैक्ट्स विच आर नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट with any fact of issue or a relevant fact, or which make the existence of a fact and issue a relevant fact highly improbable। तो अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो 15 सेकंड में वो अपने बेड से उठ के 40 फीट कवर करके सीढ़ियों तक जाके लड़के को नीचे भागते हुए नहीं देख सकते थे। तो ये बात रिलेवेंट हो जाएगी अंडर सेक्शन 11, जो अदरवाइज रिलेवेंट नहीं थी। डिस्टेंस कितना है वो वैसे फर्क नहीं पड़ता, मर्डर हुआ या नहीं, पर इस केस में रिलेवेंट होगा क्योंकि इससे रिलेवेंट फैक्ट कनेक्टेड है। एडिशनली क्या वो इतना जल्दी चल सकते थे? दैट इज अगेन स्टेट ऑफ बॉडी विच विल बी रिलेवेंट अंडर सेक्शन 14 अगेन। नेक्स्ट प्रोसिक्यूशन विटनेस थी एक लेडी जिसका अपार्टमेंट डिसीज्ड के अपार्टमेंट के अक्रॉस था और इन दोनों अपार्टमेंट्स के बीच में था एक रेलवे ट्रैक। इस लेडी की टेस्टिमनी के हिसाब से इसने लड़के को डिसीज्ड को मारते हुए देखा एक गुजरती हुई लोकल ट्रेन के लास्ट के 2 कंपार्टमेंट्स की विंडोज में से। तो वो बन गई आई विटनेस, दैट इज डायरेक्ट एविडेंस। उसने मर्डर होते हुए देखा। तो डिफेंस साइड उसकी स्टेट ऑफ आईज, दैट इज पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी, पे क्वेश्चन कर सकती थी अंडर सेक्शन 14 के क्या उसे अच्छे से दिखाई देता है, क्या उसे देखने के लिए ग्लासेस की जरूरत है, अगर जरूरत है तो क्या वो ग्लासेस पहने थे उसने उस टाइम। फैक्ट्स शोइंग द स्टेट ऑफ द बॉडी, दैट इज द आईज ऑफ दैट लेडी, बिकम्स रिलेवेंट व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ हेल्दी आईसाइट बिकम्स रिलेवेंट एज पर हर टेस्टिमनी। अनदर थिंग, लेडी की टेस्टिमनी के हिसाब से उसने लोकल ट्रेन के लास्ट के 2 कंपार्टमेंट की विंडोज में से मर्डर होते हुए देखा। इसका मतलब कि जब लड़के ने चिल्लाया और जब डिसीज्ड गिरा जमीन पर, तब ट्रेन वहां से गुजर रही थी। लोकल ट्रेन बहुत ज्यादा शोर करती है। ऐसे में उस बूढ़े आदमी का नीचे डाउनस्टेयर्स कुछ भी सुनाई देना बहुत इम्प्रोबेबल है, हाईली इम्प्रोबेबल, एंड दिस विल बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 11। अब लड़के ने जो इंसिडेंट वाली शाम को नाइफ खरीदी थी वो उसने अपने फ्रेंड्स को दिखाई थी। तो उन्हीं फ्रेंड्स ने कोर्ट में जो मर्डर वेपन था, जो नाइफ थी, उसे आइडेंटिफाई करते हुए कहा कि ये सेम नाइफ है जो उन्होंने लड़के के पास देखी थी उस शाम को। ये आइडेंटिफिकेशन रिलेवेंट हो जाता है अंडर सेक्शन 9 में, जो बोलता है फैक्ट्स विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग बिकम्स रिलेवेंट। अब मर्डर वेपन और लड़की की खरीदी हुई नाइफ का एकदम सिमिलर होना और लड़के का ये नाइफ मर्डर से कुछ घंटे पहले खरीदना, इस फैक्ट को प्रिपरेशन जैसा देखा जा सकता है। सेक्शन 8 जो रिलेवेंट बनाता है ऐसे फैक्ट्स को जिससे प्रिपरेशन शो होती है। लड़के का घर से मार खा के बाहर जाना और मर्डर से कुछ घंटे पहले नाइफ खरीदना कैन बी अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। सेक्शन 8 के अंदर ऐसे फैक्ट्स जो मोटिव दिखाते हैं या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो भी रिलेवेंट होते हैं। तो इस केस में जो
पिता है अपने बेटे को बचपन से मारता था बुरी तरह से, और उसी शाम, इंसिडेंट वाली शाम को भी उनमें झगड़ा हुआ था जिसमें पिता ने लड़के को 2 थप्पड़ मारे थे। तो 2 थप्पड़ खा के बाहर निकला वो लड़का अगर जाके नाइफ खरीदे तो इससे उसका मोटिव क्लियर होता है। तो सेक्शन 8 के अंदर ये फैक्ट्स भी रिलेवेंट होते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट मोटिव। फर्दर मोर वो दोनों साथ रहते थे, दे वर फादर एंड सन। दिस occasion afforded an opportunity to the accused to kill his father. तो this will be relevant under section 7 of the Indian Evidence Act. लड़के के पास मोटिव था, उसने प्रिपरेशन करी थी, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी। अगला प्रोसिक्यूशन विटनेस था वो नाइफ सेलर जिससे लड़के ने नाइफ खरीदी थी। उसकी टेस्टिमनी के हिसाब से जो बटन नाइफ उसने लड़के को सेल करी वो बहुत यूनिक थी और लड़के से पहले या बाद में उसने ऐसी नाइफ किसी को नहीं बेची, यहाँ तक कि उसने इससे पहले ऐसी नाइफ देखी भी नहीं थी। उसकी ये टेस्टिमनी हाईली प्रोबेबल बनाती है इस फैक्ट को कि उसी लड़के ने अपने पिता का मर्डर किया था, क्योंकि सेम नाइफ वॉज द मर्डर वेपन। तो ये फैक्ट ऑफ मेकिंग द फैक्ट एंड इशू हाईली प्रोबेबल विल बी रिलेवेंट अंडर सेक्शन 11। पर अगर अक्यूज्ड ये प्रूव कर सके कि द पर्पस ऑफ हिज बाइंग द नाइफ वॉज डिफरेंट, इट वॉज बॉट टू गिफ्ट अ फ्रेंड, देन दिस विल बी रिलेवेंट अंडर सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, बिकॉज दिस विल रिबट द इन्फ्रेंस दैट द नाइफ वॉज बॉट टू किल द फादर that was pointed by all the other facts. It will be an explanatory fact which rebut the inference suggested by other relevant facts or any fact and issue. Section 9 के अंदर और भी कई सारे rebutting facts can be made relevant, जैसे type and structure of the knife, कि वो एक बटन नाइफ थी, उसको पकड़ने का एक तरीका होता है, उसको चलाने का एक तरीका होता है, उससे अटैक करने का एक तरीका होता है, और जो अटैक डिसीज्ड पे हुआ था उस तरह का अटैक अक्यूज्ड नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर हाइट्स। द डिसीज्ड वाज टॉलर देन द अक्यूज्ड, ऑब्वियसली ही वाज द फादर, बट द काइंड ऑफ अटैक दैट वाज डन नीचे से हो सकता है वैसा अटैक, पर अक्यूज्ड हाइट में कम था, वो ऐसा अटैक नहीं कर सकता। दिस इज अ फैक्ट दैट रिबट द इन्फरेंस के लड़के ने मारा है अपने पिता को। अंडर सेक्शन 9 इट विल बी मेड रिलेवेंट। ऑल्सो जब अक्यूज्ड को अरेस्ट करा गया तब उसके पास वो नाइफ नहीं थी जो उसने खरीदी थी। उस नाइफ के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गई, ये है विद इन द स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द अक्यूज्ड, और ये उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि वो नाइफ वो नहीं है जिससे मर्डर हुआ है। ये आएगा अंडर सेक्शन 106 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि अगर अक्यूज्ड ने ये प्रूव नहीं करा कि उसकी नाइफ कहाँ गई तो नेचुरल इन्फ्रेंस यही होगा कि जो स्टैब्ड नाइफ थी वो यही नाइफ थी। तो अक्यूज्ड की नाइफ कहाँ गई इज विद इन द स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द अक्यूज्ड एंड हैज टू बी प्रूव्ड बाय द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट। अक्यूज्ड ने प्लीड करा एलिबाई अंडर सेक्शन 11। इसका मतलब उसने कहा कि मर्डर के टाइम पे वो अपार्टमेंट में था ही नहीं, वो मूवी देखने गया था थिएटर में, पर वो अच्छे से अपनी एलिबाई प्रूव नहीं कर सका क्योंकि थिएटर के अंदर बाहर आते जाते किसी ने उसे नहीं देखा था। और एज टू द नाइफ ही सेड कि नाइफ आते या जाते वक्त गिर गई होगी और खो गई होगी, तो इसीलिए उसे नहीं पता था कि उसकी नाइफ कहाँ है। बट सिंस वो अपना एलिबाई प्रूव नहीं कर सका, उसकी बात नहीं मानी गई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसिक्यूशन इस बात का फायदा उठाएगा कि एलिबाई प्रूव नहीं हुआ अक्यूज्ड का। अक्यूज्ड का एलिबाई प्रूव करना या नहीं करना इज डिफरेंट, एंड प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स एंड हैज टू प्रूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ऑन इट्स ओन अंडर सेक्शन 101 ऑफ द एविडेंस एक्ट, which says that the party that asserts a certain fact has to prove that that fact exists. इसका मतलब अगर प्रोसिक्यूशन बोल रहा है कि अक्यूज ने क्राइम करा है तो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि अक्यूज ने क्राइम करा है। अगर अक्यूज्ड ये नहीं प्रूव कर सकता कि वो कहीं और था, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसिक्यूशन ये प्रूव करने से बच जाएगा कि अक्यूज ने क्राइम करा है।
So these were my insights on the movie with regards to evidence law, and thank you for watching. Ciao.